तो हेलो राइजर्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज इन देयर यूज। ये जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 भी है एंड आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, कम से कम आधा कंप्लीट कर देंगे इसको। ओके, तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर में। अब पहला टॉपिक है द मोमेंट नेचर बिकम्स अ रिसोर्स। अब पहले हमें नेचर की डेफिनेशन जानना ज़रूरी है और रिसोर्स की डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। और नेचर का इस्तेमाल करके तो रिसोर्स बनाएंगे हम, है ना। जैसे पेड़ काट कर फर्नीचर बनाते हैं हम, तो फर्नीचर क्या है? एक रिसोर्स है, यानी कि पेड़ भी एक रिसोर्स है मान लिया। तो नेचर रिसोर्स कब बनता है? जब उसमें ह्यूमन सस्टेनेंस और क्रिएशन की जाती है, यानी इससे कुछ क्रिएट किया जाता है जो कि ह्यूमन के लिए अच्छा है, फिर नीडेड है। अब नेचर की डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन है एक ऐसी लाइफ फॉर्म या फिर नॉन लाइफ फॉर्म जो कि अपने ऊपर ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है ह्यूमंस के ऊपर। जैसे कि एक स्टैंडिंग ट्री है एक वाइल्ड फॉरेस्ट में, तो वो इंडिपेंडेंटली तो खाना बनाएगा, सारे काम अपने इंडिपेंडेंटली तो करेगा। वो तुम्हारे घर थोड़ी आता है खाना मांगने कि बेटा मुझे खाना है, तो है ना, ऐसा थोड़ी होता है। अब वो रिसोर्स जब बन जाता है क्रिएशन के बाद, तो क्या उसकी डेफिनेशन होती है? रिसोर्स की क्या डेफिनेशन होती है? रिसोर्स की डेफिनेशन होती है ऐसे कुछ एलिमेंट्स, नेचर नहीं, एलिमेंट्स ऑफ नेचर यूटिलाइज्ड फॉर ह्यूमन सस्टेनेंस और कंजम्पशन। यानी कि कुछ एलिमेंट को उठाना नेचर से और उनको अपने लिए यूटिलाइज करना, यानी कि यूज़ करना, और उसको अपने नीड के हिसाब से ढाल देना। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि हम वुड को काटते हैं और उससे बहुत सारे फंक्शनल फर्नीचर बना देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास द 3 गेट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एग्जाम स्ट्रिक्ट टॉपिक है एंड ये आपके एग्ज़ाम में आप पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 3 गेट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने एक अलग स्लाइड रखी है इसके लिए। अब जब एक नेचुरल एंटिटी यूटिलाइज होगा तो इसको इन 3 गेट से होकर पास करना होगा। यानी कि जब उसको एक रिसोर्स बनेगा एक नेचर, तो उसको एक 3 गेट से पास होना पड़ेगा, जब वो रिसोर्स माना जाएगा। जैसे कि पहला गेट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि वो चीज़ जिसको हम एज रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेसिबल होनी चाहिए हमारे लिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। इससे क्या मतलब है मेरा? इससे मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेस कर पाएँ। जैसे कि अब बहुत नीचे तक डीप ओशन जो पेट्रोलियम होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस ऑफशोर रिग्स चाहिए होते हैं ताकि उस तक हम पहुँच सकें। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक रिसोर्स नहीं है भाई, क्यों नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम हमारे लिए। बट इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, उन्होंने कहा ये बहुत मेहनत का काम है, पर है इतनी चीज़ें हमारे पास। अब दूसरी चीज़ है गेट 2 इकोनॉमिकली फीजिबल। इससे क्या मतलब है मेरा कि लोगों को उसका प्राइस पसंद आना चाहिए, है ना। जो रिसोर्सेज की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्शन से ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसके आसपास ही रहनी चाहिए, ठीक है। जितना पैसा आपको एक्सट्रैक्शन से लगा है उतना पैसा उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गेट 3 कल्चरली एक्सेप्टेड, यानी कि सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना है कि भाई ये तो एक रिसोर्स है और ये इसको ज़रूरी है इकट्ठा करना। जैसे कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि पेड़ काटने से मना कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत होती है पेड़ों की बहुत ज़्यादा, वहाँ पर पेड़ काटने मना कर देते हैं क्योंकि वो ही मान्यता होती है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ और मैं बट ये बात होती है कि अगर रिसोर्स की नीडेड है तो हमें काटनी चाहिए, उसकी नीड है उतने में ही काटना चाहिए। ओवर कंजप्शन कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी जगह पर आप पेड़ काट रहे हो, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और बहुत सारी क्लाइमेट में भी दिक्कतें होती हैं। तो कल्चर को भी, हमारी सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए इस रिसोर्स को, जब ये जाकर एक रिसोर्स बन जाएगी। जैसे कि ये पत्थर जो है ये यहाँ आकर रिसोर्स बन चुका है
टुडे। अब अगला टॉपिक है कैटेगराइजेशन बाय ह्यूमन यूटिलिटी, यानी कि ह्यूमन के यूज़ के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया है रिसोर्सेज को भी। पहले रिसोर्सेज है एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि सर्वाइवल में हमारी मदद करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी एक बहुत सर्वाइवल वाली रिसोर्स है, और मिट्टी में बहुत सर्वाइवल वाली रिसोर्स है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, रिवर्स, सॉइल कल्टीवेशन, और एयर टू ब्रीथ, यानी कि जो हवा लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी बहुत एसेंशियल फॉर लाइफ रिसोर्स है। एंड पानी वही हो गया, फूड वही हो गया। फूड कहाँ से आ रहा है? सॉइल से तो आ रहा है, सॉइल भी एक रिसोर्स ही है। नेक्स्ट मटेरियल क्रिएशन। अब यूटिलिटी और ब्यूटी के लिए भी तो मटेरियल क्रिएशन भी चाहिए होती है ना। जैसे कि हम घर में फर्नीचर रखते हैं, पेंटिंग रखते हैं, तो उसमें भी रिसोर्स का काम आता है, नेचर का काम आता है। ये इसकी सोर्सेज कहाँ से मिलती है हमें? फॉरेस्ट, अर्थ और माइन से। माइन से क्या मिलता है? हमें गोल्ड मिलता है। एंड गोल्ड को भी हम कई जगह सजा के रखते हैं। यार हमने प्लेट करवा लिया इस चीज़ को गोल्ड से, तो ये दिखने में अच्छी लगेगी, है ना। तो इसका एग्जांपल है वुड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। वुड भी फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है। मार्बल जो ज़मीन में लगाते हैं ना, मार्बल। एंड गोल्ड वही हो गया, मैं बताया आपको। अब तीसरी रिसोर्स है एनर्जी और फ्यूल के लिए जो रिसोर्स यूज़ करते हैं हम। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये पावर देती है मॉडर्न लिविंग को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करती है। अब जैसे गाड़ी हो गई, विंड हो गई, सन हो गई। अब ये कैसे कर रहे हैं? वाटर हो गई, सन क्या दे रही है हमें? सोलार एनर्जी दे रही है ना। ये भी पढ़ा होगा हमने पुरानी क्लासेस में। विंड क्या दे रही है हमें? विंड एनर्जी दे रही है। और आपकी वाटर क्या दे रही है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है ना। तो यही चीज़ें हो जाती हैं। और अंडरग्राउंड डिपॉजिट क्या दे रहा है हमें? कोल और नेचुरल रिसोर्सेज दे रहे हैं हमें। अब आगे बढ़ते हैं, द रिदम नेचर। अब नेचर की रिदम कैसे बनी रहेगी? अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शन इन रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे। अब एक रिदम है, एक जनरल प्रिंसिपल होता है नेचर का कि वो रिस्टोरेटिव, यानी कि वो रिस्टोर होना चाहिए था बार बार, और रीजनरेट करते रहना चाहिए। रीजनरेट यानी कि बार बार उसकी अलग अलग फॉर्म्स निकलती रहनी चाहिए, और वो रिस्टोर होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर हमने उसको काटा है वहीं पर रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है आज की दुनिया में। मैं आपको सच बताता हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत कम पेड़ लगाए जा रहे हैं आज मॉडर्न इंडिया में। तो फिर इसको भी हमें कम करना चाहिए, पेड़ काटने को, और पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए। नहीं तो हमारे नेचर की रिदम ही टूट जाएगी, तो नेचर पूरा बिगड़ जाएगा, और फिर कहर आएगी, पूरी कहर आएगी भाई। और आप देख भी रहोगे इस पर बहुत गर्मी पड़ने वाली है। एंड ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि रिदम टूट गई है नेचर की, हमें तोड़ दी है नेचर की रिदम। अब ये क्या होती है रिदम ऑफ नेचर? तो रिस्टोरेशन क्या होती है कि वो हम ओरिजिनल, किसी चीज़ को हम ओरिजिनल और हेल्दी स्टेट में हम उसको डाल दे रहे हैं आफ्टर डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या मतलब है मेरा? हम उसको ऐसे स्टेट में डाल दे रहे हैं, हम उसको बार बार नहीं काट रहे हैं वही चीज़ को। जैसे एक गस हमने पेड़ काटा, फिर उसको हमें छोड़ देना है जब तक वो बड़े ना हो जाए पूरी तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि छोटे से पेड़ को ही काटने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है? रिदम टूटने लग जाती है हल्की हल्की। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है कि गोइंग बियॉन्ड हीलिंग टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशंस फॉर थ्राइविंग। अब देखो, हीलिंग से भी बियॉन्ड जाना है और हमें नई लाइफ बनानी है। नई लाइफ बनानी नेचर की, यानी कि पेड़ लगाओ, यही वही कहना चाह रहा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं द इकोसिस्टम इक्वेशन। अब इकोसिस्टम भी एक क्वेश्चन चलती है, और हम भी उसी इक्वेशन का एक पार्ट है। तो पहला स्टेप होता है इकोसिस्टम फंक्शन, यानी कि नेचर के अनगिनत बहुत सारे वेज हैं भाई हमारे लिए काम करने के लिए। जैसे कि एक फॉरेस्ट क्या करता है? फ़िल्टर करता है ऑक्सीजन को, पानी को भी फ़िल्टर करता है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, और वो सॉइल इरोजन को मदद करता है, और जानवरों को उनका घर देता है। तो ये हो गया इकोसिस्टम का फंक्शन। अब उससे हमारा क्या लाभ हो रहा है? हमारा लाभ ये हो रहा है, हम इन्हीं चीज़ों को जाकर कलेक्ट करते हैं, हम इसी पानी जाकर कलेक्ट करते हैं, हम इसी सॉइल में वो पेड़ पौधे उगाते हैं अपने, हम इन्हीं एनिमल्स को क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं। तो इससे हमारा बेनिफिट हो रहा है। इससे अब
अब हमारा बेनिफिट और इकोसिस्टम का फंक्शन मिलकर क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम सर्विस, यानी कि वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि वो एक रिसोर्स बन रही है। ठीक है, अब होती है कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम एंड सप्लाई। इसमें हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती कौन सी है? अब रिन्यूएबल रिसोर्स में आपको बताऊँ तो ऐसी रिसोर्सेज होती है जो कि नेचुरल साइकिल से दोबारा बार बार रिप्लेनिश हो जाती है, यानी कि बार बार बनने लग जाती है, बार बार रीस्टोर हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या होती है, जिनको बनती तो है वो, लेकिन उनको हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने के लिए, और जितने रेट पर वो यूज़ हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा रेट पर वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश नहीं कर पाते हैं। इसका रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है सोलार एनर्जी। वो तो है हमारे पास अनगिनत है भाई, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारी। विंड भी हमारे पास अनगिनत है, पर वो पॉल्यूट हो रखी है इस टाइम। एंड फ्लोइंग वाटर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट है इंडिया में। एंड टिम्बर को भी टिम्बर जो है वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। आप चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूँगा कुछ टाइम बाद। और मेटल, जैसे अलग अलग तरह के मेटल, जैसे आयरन, कॉपर और गोल्ड। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है, अबंडेंट होती है, इतनी होती है इतना हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी कंडीशनल होती है, अगर उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे पानी का फालतू का ओवर कंजप्शन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल बन जाएगा, यानी कि वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे हम पानी का, तो वो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कैटेगराइज करा जाएगा। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की करंट लिमिट्स क्या हैं, फाइनाइट है, बहुत फाइनाइट है। अब देखो, इंडिया के कोल जो रिजर्व्स हैं, ये एस्टिमेटेड है कि ये अगले से 50 साल, सिर्फ 50 साल बहुत कम है। आई नो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है 50 साल। आप तो जियोगे 50 साल, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप एक इंसान की लाइफ में बस एक इंसान की लाइफ तक है, ये बताओ। और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और ओवर कंजप्शन तो है ही है। इस रेट के हिसाब से 50 साल में हमारा जो है कोल रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे। एंड ये बहुत सोचने का मैटर है, एंड बहुत ही ज़्यादा गौर करने का मैटर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है द डिप्लेशन स्केल। डिप्लेशन स्केल यहाँ नहीं है कि हमें यहाँ पर दिया गया है, एक हिमालयन वाटर टावर का केस स्टडी दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन हैव ड्राइवन टेम्परेचर्स अप। Himalayan glaciers are now melting faster than precipitation can replace them and threatening the water security of plains population. अब देखो क्या हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इन्होंने। केस स्टडी करी हिमालय के बारे में, तो इन्होंने ये पाया कि हम जो फॉसिल फ्यूल में इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, उससे क्या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और CO2 की मात्रा बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वही हो रहा है सब कुछ। तो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। वो इतनी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं जितनी तेज़ी से वो बन पा रहे दोबारा। तो ये बहुत सोचने की बात है। इससे क्या हो रहा है, और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।